हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 4 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले कल के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपसे सवाल यह पूछा था कि रेबीज वैक्सीन जो है, इसके इन्वेंटर कौन है। तो रेबीज वैक्सीन का आविष्कार किया गया था लुई पास्चर के द्वारा। जिन लोगों ने भी सी आंसर किया है, आप उन सभी के आंसर बिल्कुल सही है। मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर डिफरेंट कर दिए हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पर जो चार नाम ऑप्शन में दिए गए हैं, एक्चुअली इन सभी ने किसी ना किसी चीज की इन्वेंशन करी हुई है। तो लुई पास्चर जो हैं, इनके द्वारा रेबीज वैक्सीन पहली बार जो लॉन्च किया गया था, ये 1885 में लॉन्च किया गया था। 1885 में कांग्रेस की भी स्थापना करी गई थी। ये तो आपको याद ही है। बाकी कार्ल लैंड स्टिनर जो हैं, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, इन्होंने दुनिया का पहला एंटीबायोटिक बनाया था जिसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक है। और एडवर्ड जेनर जो है, ये स्मॉल पॉक्स के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए एक वैक्सीन बनाया था दुनिया में पहली बार। तो इन चारों की जो इन्वेंशन है वो आप ध्यान रखें, लगातार पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में। अब शुरू करेंगे करंट अफेयर। हाल ही में ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा पहली बार जौनसरी भाषा में एक फीचर फिल्म लॉन्च करी गई है जिसका नाम है मैराई गांव की बात। क्या बोलते हैं इसे? मैराई गांव की बात। तो इसको लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। जौनसरी आज की भाषा नहीं है, ये वैदिक काल की भाषा है। जब आप वैदिक पीरियड पढ़ते हो तो आपको समझ आता है कि इंडो आर्यन माइग्रेशन जब हुआ था, तो उस टाइम पर उत्तराखंड रीजन में आकर जो भी जनजातियां बसी थी, वो जौनसरी भाषा ही बोलती थी। अभी ये भाषा लगातार विलुप्त होती चली जा रही है। बहुत कम ही गिने चुने ऐसे लोग बचे हुए हैं जो कि इस भाषा का उपयोग करते हैं, और कुछ ही जनजातियां हैं उत्तराखंड में जो कि इसका यूज करती हैं। तो इस भाषा को प्रमोट करने के लिए मैराई गांव की बात नाम की एक फीचर फिल्म लॉन्च करी गई है, और ये फिल्म इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रमोट करेगी। उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। क्या नाम है? गुरमीत सिंह। साल 2024 में शुरू होने वाले भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो हाल ही में एक मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत 2 दिसंबर मतलब परसों के दिन हो चुकी है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है हरिमौ शक्ति। क्या नाम है? हरिमौ शक्ति। भारत और मलेशिया के बीच में कंडक्ट करी जा रही है। इस बार जो इसका संस्करण है, ये चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत 2 दिसंबर से होकर इसका समापन 15 दिसंबर को किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये ऑल्टरनेटिवली दोनों कंट्रीज के बीच में आयोजित करी जाती है। जैसे कि पिछले साल 2023 की जो एक्सरसाइज थी, ये मेघालय में उमरोई में कंडक्ट करी गई थी। तब मलेशिया की जो मिलिट्री थी वो यहाँ पर आई थी हिस्सा लेने, लेकिन इस बार ये मलेशिया में आयोजित करी जा रही है। मलेशिया में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं पहांग डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलते हैं? पहांग। वहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इंडियन आर्मी की तरफ से महार रेजिमेंट से 78 सोल्जर्स वहां पर गए हैं हिस्सा लेने, और मलेशियन आर्मी की तरफ से 123 सोल्जर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, वो भी आप ध्यान रखें। जैसे कि इंपॉर्टेंट तौर पर एक एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं अग्नि वॉरियर। तो क्या आप बता सकते हैं अग्नि वॉरियर भारत और किस देश के बीच में कंडक्ट होती है? तो ये भारत सिंगापुर के साथ इसको कंडक्ट करता है। एक और जैसे आपसे पूछा जाता है विन बैक्स। यहाँ पर मैं लिखता हूँ विन बैक्स। तो विन बैक्स जो एक्सरसाइज है, ये इंडियन आर्मी और वियतनाम के बीच में कंडक्ट करी जाती है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसको वी फॉर वियतनाम है, आई एन फॉर इंडिया है। बायलैटरल एक्सरसाइज है। फिलहाल मलेशिया की बात कर रहे हैं, तो मलेशिया में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम। ये कौन सा शहर है जहां पर भारत के द्वारा एशिया ओशिनिया सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है? तो इस बार इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है, और ये शहर है चेन्नई। वैसे आपको बताऊं, 15 साल का गैप है। इस 15 साल के गैप के बाद ये भारत में आयोजित करी जा रही है पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस। और इसका जो आयोजन है, ये 4 दिसंबर से शुरू होगा और 6 दिसंबर को इसका समापन होगा। ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें दुनिया भर के एशिया और ओशनिया कंट्रीज हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे कंट्रीज जो कि सैटेलाइट्स पर डील करते हैं। और जाहिर सी बात है, इस कॉन्फ्रेंस में
सैटेलाइट्स की आपस में कंट्रीज के बीच में लेकर डील होगी। कई सारे कंट्रीज अपनी सैटेलाइट्स बनाने के लिए दूसरे कंट्रीज को ऑर्डर भी देंगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, इसरो दुनिया भर के कई सारे देशों की सैटेलाइट बनाता है। साल 2010 में इसकी शुरुआत करी गई थी। ये कॉन्फ्रेंस 2010 में चाइना के बीजिंग में आयोजित करी गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में मल्टीपल कंट्रीज से करीब 150 डेलीगेट्स हिस्सा लेने आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अमेरिका में बन गई है, तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मिडिल ईस्ट वाले रीजन के लिए सीनियर एडवाइजर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो इनका नाम है मैसेड बोलेसो। क्या नाम है? मैसेड बोलेस। और ये आपको पता है कौन है? जो ट्रंप की बेटी हैं, जिनका नाम है टिफनी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टिफनी इनकी बेटी का नाम है। तो टिफनी के ससुर हैं ये, मैसाइड बोलस। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो डोनाल्ड ट्रंप के साड़ू भाई है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये लेबनान से बिलोंग करते हैं और एक बिलेनियर हैं, मैसाइड बोलस। और मिडिल ईस्ट वाले रीजन को अच्छे से जानते हैं। और इससे पहले जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, तो उस टाइम पर अरेबियन अमेरिकन कम्युनिटी जो है, उनको डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में लाने का काम भी मैसेड बोलस ने ही किया था। तो अब से ये सीनियर एडवाइजर होंगे मिडिल ईस्ट रीजन के लिए। आपको ध्यान होना चाहिए, कल मैंने आपको बताया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक बार फिर से प्रेसिडेंट के लिए या डायरेक्टर जनरल की पोस्ट के लिए अपॉइंट करी गई हैं गोजी ओकोंजो इवेला, जो कि नाइजीरियन इकोनॉमिस्ट हैं। एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है किनबैक्स, और पहला संस्करण इसका इस बार आयोजित किया जा रहा है। तो इंडियन आर्मी इस एक्सरसाइज को कौन से देश की आर्मी के साथ कंडक्ट कर रही है? तो यहाँ पर सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है कंबोडिया। कंबोडियन आर्मी के साथ इंडियन आर्मी इस बायलैटरल एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही है। और ये एक्सरसाइज 1 दिसंबर से चालू हो चुकी है, और करीब ये 8 दिन की एक्सरसाइज है। 8 दिसंबर को इसका समापन होगा। इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि इसका वेन्यू क्या है, इस बार ये एक्सरसाइज कहाँ पर कंडक्ट करी जा रही है। तो इसको कंडक्ट किया जा रहा है भारत में, पुणे में। ठीक है, पुणे में फॉरेन ट्रेनिंग नोड है, वहीं पर ये कंडक्ट करी जा रही है। क्या आप जानते हैं कंबोडिया कहाँ पड़ता है? मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको दिखाई पड़ रहा है, हमारा भारत है। ठीक है, जब आप भारत से इधर की तरफ जाएंगे, साउथ ईस्ट की तरफ जब आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ये देश मिलता है कंबोडिया, जिसकी सीमा रेखा वियतनाम से भी मिलती है और थाईलैंड से भी इसकी सीमा रेखा लगती है। और कंबोडिया में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? तो इनका नाम है हुन मैनत। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हुन मैनत। यूक्रेन के लिए हाल ही में अमेरिकी सरकार के द्वारा कितनी धनराशि आवंटित करी गई है इनकी मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए? रशिया यूक्रेन के बीच में साल 2022 से लगातार वॉर चल रहा है, और यूक्रेन की सेना को अमेरिका ही नहीं, नाटो भी पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो यूक्रेन की आर्मी सपोर्ट के लिए $725 मिलियन की धनराशि अमेरिकी सरकार के द्वारा आवंटित करी गई है। और इस पैसे की मदद से जो यूक्रेनियन आर्मी है, वो अपना एंटी आर्मर वेपन सिस्टम भी इस्टेब्लिश करेंगे एंड एंटी एयर सिस्टम भी इस्टेब्लिश करेंगे। ध्यान रहे, अमेरिकी सरकार ने साल 2022 में ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये $60 बिलियन तक की मदद करने जा सकते हैं यूक्रेन की आर्मी के लिए। उस टाइम पर अमेरिकी सरकार ने रशिया को यह डायरेक्टली क्लियर कर दिया था कि आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास अकेले का $60 बिलियन का बजट है यूक्रेन को बचाने के लिए। तो आप जो करना चाहते हैं सोच समझ के करें। बट रशिया में आपको पता ही है सरकार किसकी है, व्लादिमीर पुतिन की है। दुनिया के मोस्ट पावरफुल लीडर्स में से एक हैं व्लादिमीर पुतिन। हाल ही में ये कौन सी फिनटेक कंपनी है? फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंस टेक्नोलॉजी कंपनी। ऐसी कंपनीज जो कि बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी देने का काम करते हैं। तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ पैक्ट साइन किया है। तो ये कंपनी है रेजर पे। रेजर पे देखिए एक ऐसी कंपनी है जो कि आपके बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं ना, तो आपका जो पैसा है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक सिक्योरली पहुंचाने का काम करता है रेजर पे। रेजर पे पूरे भारत भर में जो और फिनटेक कंपनीज हैं, उनको सिक्योरिटी सॉल्यूशन देने का काम करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड I4C के साथ मिलकर। क्योंकि ट्रांजैक्शन होना एक अलग बात है और उस ट्रांजैक्शन का सिक्योर होना ये एक दूसरी बात है। रेजर पे जो है ये बेसिकली एक स्टार्टअप है। साल 2014 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर, और इसके चेयरपर्सन है हर्षील माथुर। क्या नाम है? हर्षील माथुर।
ये कौन सा बैंक है जिसने फैसला लिया है कि ये पूरे भारत भर में एक नेशन वाइड कैंपेन चलाएंगे और इस कैंपेन के अंतर्गत ऐसे खाते जो कि निष्क्रिय हो रखे हैं उन्हें पुनः सक्रिय करने का काम करेंगे। तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक। और एसबीआई ने नोटिस किया है कि देखिए जनरली होता क्या है कि कोई अकाउंट अगर आप 2 साल तक यूज नहीं करते हो तो बैंक उसको निष्क्रिय खाता घोषित कर देती है। मतलब इनएक्टिव अकाउंट आप वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो कस्टमर है उसे दोबारा से केवाईसी करानी होती है। तो इस बार जो एसबीआई ये कैंपेन चला रहा है ये अपने ऐसे यूजर्स को इसमें टारगेट करेंगे जो कि 2 साल से ज्यादा हो चुका है और अकाउंट में एक्टिव नहीं है। तो पहले तो उनकी केवाईसी कराई जाएगी, जैसे कि उनका आधार और पैन फिर से जमा कराया जाएगा साइन के साथ। और दूसरी चीज, पिछले 2 सालों में क्या कारण रहा उनसे जाना जाएगा कि उन्होंने एसबीआई के साथ बैंकिंग छोड़ दी और उन्हें पिछले 2 सालों में एसबीआई ने क्या क्या नई चीजें लॉन्च करी हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में भी समझाया जाएगा। अल्टीमेटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये चाहता है कि इनके जो पुराने कस्टमर हैं वो फिर से एक्टिवली इनके पास आ जाएं। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई और चेयरपर्सन है इस टाइम पे चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। क्या नाम है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। 2024 के फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स हाल ही में अनाउंस किए गए। तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी में वेब ओरिजिनल फिल्म में यह अवार्ड दिया गया है दिलजीत दोसांझ को। और इनकी एक मूवी आई थी चमकीला जिसके लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस में जाने जान मूवी के लिए करीना कपूर खान को सम्मानित किया गया है। इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो मैंने पीडीएफ में दी हुई है, इसलिए पीडीएफ से एक बार उस पर नजर जरूर डाल लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा कुछ और चीज़ों पर भी बात कर लेते हैं, जैसे कि बेस्ट एल्बम के लिए और बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए ए आर रहमान को अवार्ड दिया गया है। और राजकुमार राव को भी सम्मानित किया गया है गन्स एंड गुलाब के लिए कॉमेडी कैटेगरी में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ टाइम पहले एक वेब सीरीज आई थी हीरा मंडी, उसमें मनीषा कोइराला ने काम किया है। तो उनको वेब सीरीज में बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हुआ है। 2024 की वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित करी जाएगी? तो इस बार ये आयोजित करी जा रही है चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में आयोजित करी जा रही है। और इसका भी शुभारंभ 4 दिसंबर मतलब आज से हो रहा है और ये 6 दिसंबर तक चलेगी एक्सरसाइज। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के 300 डेलीगेट्स आ रहे हैं हिस्सा लेने। देखिए वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस जो है इसका मेन उद्देश्य ये है कि दुनिया भर में समुद्री रास्तों से जो व्यापार किया जाता है वो सुरक्षित हो और साथ में पर्यावरण को भी बचाने के लिए उनके अंतर्गत पॉलिसी लॉन्च करी जाए। मतलब दुनिया भर में जो देश पानी के रास्ते से व्यापार कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी केवल पीसफुली व्यापार करना ही नहीं है बल्कि मैरीटाइम को प्रोटेक्ट करना भी है। जो समुद्री जीवन है उसको प्रोटेक्ट करना भी जिम्मेदारी है। और इससे पहले ये जो एक्सरसाइज थी ये साल 2022 में आयोजित करी गई थी डेनमार्क की कैपिटल कोपनेगान में। कुछ और भी दुनिया भर के शहर हैं जहां पर यह कॉन्फ्रेंस आयोजित करी जा चुकी है, जैसे कि अमेरिका के हॉस्टन में भी कंडक्ट हो चुकी है, रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में, चाइना के संघाई में और अब भारत के चेन्नई में इसको आयोजित किया जाएगा। श्रीलंका के 48वें चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं इनका नाम है मुर्दू निरूपा विदुषिनी फर्नांडो। अब से 48वीं चीफ जस्टिस ऑफ श्रीलंका यही होंगी। 30 साल का इनका लॉ के सेक्टर में करियर है। इससे पहले ये श्रीलंका में सॉलिसिटर जनरल भी रह चुकी हैं एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुकी हैं। और साल 2018 से श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में कार्यरत थी। अब इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए इतना बड़ा पोस्ट इनको लॉ के सेक्टर में मिला हुआ है। एक्चुअली सबसे बड़ी पोस्ट होती है लॉ के सेक्टर में ये। और इनका जो शपथ दिलाई गई है श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। इन्होंने जिनकी जगह ली है ये हैं जयंता जयसूर्या। जयंता जयसूर्या अब रिटायर हो गए हैं। ये कौन से भारतीय हैं जिन्होंने 2024 के एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स में ई फुटबॉल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये भारतीय वीडियो गेम खिलाड़ी हैं। इनका नाम है पवन काम्पेली। क्या नाम है? पवन काम्पेली। और ई स्पोर्ट्स, देखिए एक तो होता है स्पोर्ट्स खेल, आपको बताइए।
ई स्पोर्ट्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, आम भाषा में जिसको आप वीडियो गेम बोलते हो। तो इसका भी अपना एक टूर्नामेंट होता है और इस बार इसका आयोजन बैंकॉक में किया गया। तो वहीं पर इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता। इन्होंने 2022 के जो वर्ल्ड विनर थे, वर्ल्ड फाइनल के विनर थे, इनका नाम है असगर्द अजीजी और वीडियो गेम में इनका नाम है मोबाइल। तो इनको इन्होंने इस बार हराया और ब्रोंज अपना जीता है। 2-1 से इन्होंने हराया है। जो असगर्द अजीजी हैं वो इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं और काम्पेली जो है ये वीडियो गेम के सेक्टर में मिस्टर टॉम बॉय के नाम से फेमस है। और आरबी एनटीपीसी के लिए अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, मेरे इस वीडियो से सारी जानकारी ले सकते हैं। क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, क्या वेटेज होगा, सीबैट क्या है, उसका आपको ध्यान रखना है। टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए होगी, ये सब आपको पता होना चाहिए, जो कि इस वीडियो में मिल जाएगा। एनटीपीसी का स्पेशल बैच भी लॉन्च है। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सेफ 50 अगर आप डिस्काउंट कोड इस टाइम पे लगाते हैं तो फ्लैट 50% का आपको ऑफ मिल जाएगा। एग्जाम इंजन में आप कोई भी कोर्स ले रहे हो, चाहे इसके अलावा मेरा आप जीएस जीके का कोई बैच अवेल कर रहे हो, हर एक बैच में इस टाइम पर फ्लैट 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑफर चल रहा है, इसका लाभ इस टाइम पर आप उठा सकते हैं। रेलवे के लिए अगर आप बुक चाहते हैं तो इस बुक का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एनटीपीसी आप देने जा रहे हैं या फिर आप आगे और भी कोई प्लान कर रहे हैं रेलवे का एग्जाम, ये ऑल इन वन बुक है हर एक रेलवे एग्जाम के लिए। 260 से ज़्यादा सॉल्व पेपर इसमें दिए हुए हैं। 3400 से ज़्यादा सबसे बेहतर क्वेश्चन है जो कि रेलवे में पूछे गए हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। अब मेरा आज का सवाल आपसे कंप्यूटर से है। आपको बताना है एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरा लिखकर बताइए। जो सबसे पहले आंसर करेंगे कल मैं उनका नाम लूंगा वीडियो में। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोई भी स्टूडेंट ऑन एन एवरेज 1000 से 1500 क्वेश्चन कवर करके जाता है, लेकिन वो सारे स्टूडेंट सिर्फ एवरेज ही रह जाते हैं, क्योंकि जो एग्जाम निकालने वाले स्टूडेंट हैं उनको एक तरीके से सिस्टमैटिक फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन कवर करने होते हैं। जैसे कि कम से कम पिछले 3 से 5 सालों के पीवाईक्यूज आपको कवर करने होंगे। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पिछले कितने सालों में और कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। ये किताब मैंने लॉन्च करी हुई है अपनी 2 साल की मेहनत के बाद। इस किताब में आप देख सकते हो 8900 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कवर किए हुए हैं। साथ में आप ये भी देखिए कि मैंने यहां पर ये भी आपको बताया है इस किताब में कि किस टॉपिक से किस डेट में एसएससी के किस एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और वो हर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। करीब 9000 क्वेश्चन की वजह से इस किताब का आप वेट भी देख पा रहे हो, काफी ज्यादा है। लेकिन हाँ, आज की डेट में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अगर आपको कोई भी वनडे एग्जाम निकालना है तो आपको पिछले 5 से 10 सालों के पीवाईक्यूज कवर करके जाने होंगे। मेरा आपसे वादा ही नहीं दावा भी है, अगर आप मेरी इस किताब को लेकर कवर कर लेते हो इसके एमसीक्यूज, तो जीएस में आप जाके कोई भी एग्जाम दीजिए, आप हर एक एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और वो भी अच्छे मार्क्स से करेंगे। किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डायरेक्ट Amazon पे जाके आप पहले इस किताब का रिव्यू भी देख सकते हैं और साथ में इस किताब के सैंपल पेजेस भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस किताब को अरेंज किया हुआ। तो आज ही इस किताब को Amazon से ऑर्डर करें और अपनी तैयारी पूरी